उतर गए हैं सब दिल से, अब अकेला रहना ही अच्छा लगता है। मीर लंदन में अपने अपार्टमेंट में मजे से सो रहा था जब दरवाजे को नॉक किया गया। एक बार, दो बार, मगर तीसरी बार जोर से नॉक किया गया। मीर गुस्से से उठा जरूर, मगर फिर काबू पाकर कमन कहा। दांत को आते देखकर मीर ने मुंह बनाया। दांत, मेरी आधी नींदें सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी नहीं होती। मीर ने दांत को आंखें दिखाई। साहब माफी चाहता हूँ, मगर यह बार आपकी नींद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दांत ने परेशानी से बताया। दांत, आजकल तो सारे साहब की मेहरबानी से हर खबर ही इम्पोर्टेंट है। आज की ताज़ा खबर सुनो। मीर अंगड़ाई लेते हुए बेड से उतरा। सही, दांत बताते बताते रुका। दांत, जो भी खबर है निकाल फेंको, मुझे फ्रेश होना है। तुम तो बीवी को भी मार दे रही हो। मीर चिड़चिड़ा होकर बोला। साहब, वो छोटी बीवी। दांत ने परेशानी से आंखें बंद की। क्या हुआ छोटी बीवी को? मीर को लगा इसके दिल की धड़कन रुक के चली हो। छोटी बीबी को उनके भाई हवेली से ले आए थे और छोटी बीबी की करंट लोकेशन लंदन में शो हो रही है। दाद ने जल्दी से बात कहकर मीर के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी रगें गुस्से से तन चुकी थी और चेहरा लाल हो चुका था। दाद, इतनी देर बाद खबर मिल रही है, वो लंदन में पहुंच चुकी है और मैं बेवकूफ़ अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। मीर ने जोर से टेबल को ठोकर मारी। साहब, बशीर मुलाजिम को अभी पता चला है तो उसने बताया है। अभी अभी दाद दो कदम डर के पीछे हुआ। दाद, मैं क्या करूँ? पहले इन कमीनों को सबक सिखाऊं या फिर तुम्हारी छोटी बीबी को जिंदगी का बदतरीन सबक दूं? मीर एकदम से सर्द लहजे में बोला। आपकी बात छोड़ने वाला नहीं हूं, ना इन सालों को और ना ही तुम्हारी छोटी बीबी को। बहुत कर लिया रहम, नरमी से समझा लिया, मगर लातू के बहुत बातों से नहीं मानते। लेट्स बिगिन द शो विद न्यू ट्विस्ट। मीर तंजिया मुस्कुराया। सही, आप क्या करने वाले हैं? दादा ने परेशानी से मीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। दादा, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल नहीं दिमाग कहेगा। बहुत कर ले दिल ने अपनी मनमानी, अब थोड़ी दिमाग को बादशाह बनने देते हैं। मीर मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। सही, आप छोटी बीवी के साथ कुछ नहीं करेंगे? दाद ने रोकना चाहा। दाद, तुम मेरे काम में टांग नहीं उड़ाओगे। मैं जो भी करूंगा तुमने साथ देना है और खबरदार जो इसकी तरफदारी की। मीर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहता वाशरूम में घुसा। दाद, तू बस मीर के गुस्सा खत्म होने की दुआ कर सकता था और वो ये काम ज़ोर शोर से करने लगा। मरियम सारा रास्ता फ़्लाइट में डर की वजह से रोती आई थी और अब तो खुदा से तौबा कर ली थी कि ज़िंदगी में दोबारा कभी भी फ़्लाइट में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एयरपोर्ट पर इसके सोचे समझे बगैर दो लेडीज़ ने हाथ से पकड़ा और इसे अपार्टमेंट में छोड़कर गायब हो गई। मरियम को लगा वो किडनैप हो चुकी है, इसलिए जल्दी से सेल फ़ोन निकाल कर भाभी का नंबर मिलाया। वो शायद हमदर्दी लेना चाहती थी, मगर इसकी भाभी ने जो इसको बताया वो नाकाबिल यकीन था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि एक भाई अपने बिजनेस के लिए एक बहन को कठपुतली कैसे बना सकता है और वो खुद कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो अपने भाइयों के प्यार में खींची चली आती है। इसे लग रहा था कि अब वो सही मायनों में कैद हुई है, यहाँ से निकल भी नहीं सकती और वो तो किसी को जानती भी नहीं थी। अब क्या करेगी, यही सोचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंसू गिरे ही जा रहे थे। अपने बेवकूफ़ बनने पर और ज़्यादा रोना आ रहा था। जी अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। आप मदद करें ना, मैं मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मैं सबके लिए बोझ हूँ या फिर एक खिलौना। हिचकी में कहा गया। मैं क्या करूँ? एकदम से जी दिमाग में कुछ घुंदा। मेरे पास सेल फोन है, मैं मीर को कॉल करती हूँ, मगर इसको क्या बताऊंगी कि मैं किधर हूँ? वो तो मुझे अपने हाथों से मार डालेंगे। मैं उसको नहीं बताती। सेल फोन हाथ में पकड़ा, फिर टेबल पर रख दिया। रोते हुए परी को कुछ टाइम हुआ था जब दरवाजे पर बेल हुई। परी ने डर कर दरवाजे की तरफ देखा, जल्दी से पाँव सूबे पर रखे, मगर बेल मुसलसल होती रही। 10 मिनट बाद परी डर कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि कौन? डिलीवरी बॉय मैम। बाहर से आवाज़ उभरी। परी ने आंखों को साफ किया और डर के दरवाजे को अनलॉक किया। दरवाजा ओपन होते ही कोई अंदर घुसा और परी के चेहरे पर तेज सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। परी उछलकर दूर गिरी। बेदिली इस कदर है कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। परियों को थप्पड़ इतने जोर से लगा कि होंठ फट चुका था और खून इसके मुंह में घुलता हुआ महसूस हुआ। परियों ने डर के मारे आंखें मीच ली। उसको बस इतना मालूम था कि अब वो मरने वाली है। आने वाले को देखने की जरूरत इसमें नहीं थी। दुपट्टा पता नहीं कहाँ गिर चुका था और बाल कैचे से आज़ाद हो चुके थे। आओ, बेबी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से मुसीबत अगर ख़त्म हो जाती तो पूरी दुनिया के लोग आंखें बंद करके चलते और यकीन मानो अपनी आंखों को कभी खोल कर देखते भी नहीं कि ये दुनिया आपके मंजर से कितनी हसीन लगती है। मगर क्या है ना, आंखें बंद कर लेने से भी मुसीबत नहीं जाती। इसलिए तुम भी अपनी आंखों को ज़रा खोलने की जहमत दो और मुसीबत का सामना करो, क्योंकि अब तो तुम ब्रेव गर्ल हो। मीरा अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर करके घुटनों में के बल मरियम के पास बैठा और मुस्कुराते हुए इसके सर को सहलाया, मगर यार मीर की मुस्कुराहट हद से ज़्यादा तंजिया थी। मरियम जो डर और खौफ के मारे आंखें बंद करके बैठी थी, मीर की आवाज़ सुन के इसमें करंट सा दौड़ा। परी को ऐसे लगा जैसे पत्ती धूप में कोई छाँव लेकर आया है या फिर अनजान सी भीड़ में कोई अपना हाथ हिलाता हुआ नजर आया हो। परी ने जल्दी से आंखें खोली और आंसू साफ करके मुड़कर मीर की तरफ देखा। इसे मीर से ज़रूर महसूस हुआ, मगर इस खौफ पर अपनापन भारी हो गया था, इसलिए तो मुड़ कर मीर के सीने से लगी। मीर का दिल एकदम जोर से धड़का, मगर जल्दी अपनी कवियत पर काबू पाकर इसने परी को एक झटके में ही अपने सीने से जुदा किया। परी ने बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी लिए मीर की तरफ देखा। जाना ऐसा तो ना देखो, दिल बेईमान होने लगता है। मीर ने आंख दबाई। परी हमें से पल में तो तोशा पल में माला होते देख रही थी। मीर आराम से बैठा और सोफे पर बैठा मरियम को अपने सामने खड़ा होने का इशारा किया।
हाँ, तो जाना आप बताओ बल्कि पहले पूरी स्टोरी सुनाओ। तुम मेरी इजाज़त के बगैर इधर कैसे पहुँची और हवेली से बाहर कैसे निकली? मेरी सर्द आवाज़ ने घुराया। मीर की इतनी सर्द आवाज़ सुन के परी सिसकी और फिर रोने ही बैठ गई। हाँ, तुम्हें मैंने रोने का नहीं बोला। आपसे जो पूछूँ उसका जवाब दिया करो। ये फ़ज़ूल की नाटक आइंदा मेरे सामने ना हो तो बेहतर है, वरना हालात की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मीर गुस्से में खड़ा हुआ और परी का नाज़ुक सा चेहरा अपने हाथों में दबोचा। अब मुझे दर्द हो रहा है परियम, कर लाई। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। अब से जो मैं करूँगा वो तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला। बहुत हो गया तमाशा। मैंने गुस्से से उसका मुँह झटका। तुम्हें मैंने कहा था न कि आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, और अपने सो कॉल्ड भाइयों के साथ तो भूल कर भी नहीं जाना। फिर तुम क्यों निकली हवेली से? तुम इतनी चालाक हो या मासूमियत के ड्रामे सिर्फ मेरे सामने करती हो? मीर ने ज़ोर से इसके बालों को अपने हाथ में झगड़ा। मुझसे गलती होगी, परियम ने सिसकते हुए कहा, और वो पहले ही भाभी की बातें सोचकर रो रही थी। अब तो मीर को गुस्से में देखकर और ज़्यादा रोना आ रहा था। जना तुम हर बार ऐसे ही गलती करोगी। तुमने मेरी कही गई बातों को मजाक समझ लिया है यार। तो मजाक के मूड में भी मजाक नहीं करता। मैं तो मजाक के मूड में भी मजाक नहीं करता। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मीर सलाह रहता सीरियस होकर हमें धमकियाँ दे रहा होगा? होता तो इससे कुछ नहीं है। मीर ने परी को सोफे पर धक्का दिया। परी मीर की गजबनाक शक्ल देखकर सोफे से पीछे खिसकी। माफ कर दे। परी ने जल्दी से मीर के सामने हाथ जोड़े। मीर परियम के मजे बेसाख्ता ठटका। इससे परियम पर और ज्यादा गुस्सा आया। मतलब हद है बेवकूफ़ी की पहले बोली बनकर मीर को गुस्सा दिला दिया, फिर इस तरह के अमल करके मीर को बदतरीन साबित करना चाहती है। तुमने गलती की है, इसकी सज़ा तो मिलेगी। यू नो मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, और तुमने तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मेरी सांस छीनना चाहती थी। कहा भी था कि मुझसे दूर मत होना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लिया? मीर सोफे पर उसके सामने झुका। आइंदा ऐसा नहीं होगा पर प्लीज़। परियम ने आंखें बंद आंखों से कहा। इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसने मीर को कभी अपने सामने इतना सीरियस नहीं देखा था, इसलिए वो बेयकीन सी थी। जाना, आइंदा ऐसा करने के लिए तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अब तुम देखोगे कि मीर का स्वरूप क्या है। गेम शुरू करते हैं। तुम्हारे भाइयों को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा मेरी बीवी की तरफ नज़र उठाने के काबिल ना रहे। मीर ने उसको अपनी बाहों में भरा और मीर की पकड़ इतनी सख्त थी कि परियम को अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हुई। इसलिए बेख्तियार सिसकी। मीर ने एकदम से उसको छोड़ा और परियम का बाजू पकड़ कर मरोड़ा। अब मेरे करीब आने से तकलीफ होती है? मैं तुम्हें जालिम लगता हूँ? तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? मतलब परियम, तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो कि मेरा प्यार इश्क मोहब्बत तुम्हें नज़र ही नहीं आता, और तुम मुझसे कोई भी नाम देती हो। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे कोई फ़ायदा हासिल होगा? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई चाहता नहीं होगा, तो मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। अब से तुम मेरे निकाह में तो रहोगी मगर दिल में नहीं। चलो क्या याद करोगी? आज से तुम्हें मैं अपने दिल से आज़ाद करता हूँ, मगर याद रखना कि तुम्हें निकाह से आज़ाद नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी जी लो। अब तुम्हारे भाइयों को बताऊँगा कि एक लड़की की वजह से मैं अपना बिजनेस छोड़ नहीं सकता, और मजनू तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मीरा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, और परियम को लग रहा था आज वो बिल्कुल तन्हा हो गई है। जो सिरे से प्यार ही नहीं करते थे इनके लिए हमेशा वो इस एक प्यारे से बंदे को तकलीफ दे आती थी। वो मीर को हमेशा तन्हा छोड़ाती थी। ये क्या किया इसने? मीर ठीक कहता है, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। आह काश वो दुनिया की रस्म रिवाज समझती, या कम से कम इसे इतना तो मालूम होता कि कौन इसके लिए अच्छा है और कौन इसके लिए बुरा। इसे अपनी सोचों में पता ही नहीं चला कि मीर कब उठ के चला गया। छोटी बीबी, आप दरवाज़ा बंद कर ले। दाद छोटी सी लड़की को इतनी तकलीफ में देकर खुद भी कुरला रहा था, मगर मीर के हुक्म के मुताबिक वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मरियम ने सुर्ख आंखों से दाद को देखा और फिर फूट फूट के रोने लगी। बीबी प्लीज़ आप चुप कर जाएं। दाद ने बेबस होकर मरियम के सर पर हाथ रखा। दाद, मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरी माँ, ना ही भाई और ना ही बहनें। देखो दाद, लोगों से भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मीर भी छोड़ गया। वो तो कहता था मुझे कभी खुद से जुदा नहीं करेगा, आज वो भी मुझे तनहा कर गया। उसे तो पता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं दुनिया की चालाकी नहीं समझ सकती, फिर भी वो मुझे अकेला कर गया। उसे तो पता था ना कि मैं कुछ नहीं समझ पाती। मुझे मेरी गलती की सज़ा देने के बजाय मुझे छोड़ के ही चला गया। मरियम सिसकते हुए बोली, बेबी आप ऐसा ना बोले, वो आपको छोड़ नहीं सकता। फिलहाल वो गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा तो उसे आपके पास ही आना है। वो दिल के हाथों मजबूर होकर छोड़ गया है। देखें, अगर उसको आपकी फिक्र ना होती तो वो कभी मुझे आपकी हिफाजत करने के लिए नहीं छोड़ जाता। दाद ने हाथ बंद कर दावेदारी से कहा, दाद तुम सच बोल रहे हो ना? परियम ने हैरत से दाद की तरफ देखा। जी बीबी साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ। दाद परियम की बड़ी बड़ी आंखों में हैरत में देख के मुस्कुराया। दाद, तुम मेरा एक काम करोगे और प्लीज़ मीर को पता न चले? मरियम ने जल्दी से आंसू साफ किया। बीबी साहब, आप हुक्म करें, अगर करने वाला हुआ तो ज़रूर करूँगा। दाद ने नजरें झुकाई। दाद, तुम किसी तरह भी करके मुझे पाकिस्तान भिजवा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मरियम जल्दी जल्दी बोली। लेकिन बीबी, दाद इसकी बात सुन के हिचकिचाया। दाद प्लीज़, तुम यही समझ लो कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कुछ मांग रही है। प्लीज़, मेरे अपने भाई तो अच्छे नहीं है। मरियम ने दाद को ब्लैकमेल किया, और वो बेचारा भी हो भी गया, क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी। आज जब मरियम ने खुद को उसकी बहन कहा तो दाद को
का दिल मिनट में पिघल गया। बीबी साहिबा, आप ऐसी बातें करके अच्छा नहीं कर रहे। दांत बेचारा गड़बड़ाया। बीबी साहिबा, नहीं बल्कि मुझे अपनी बहन बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। परियम उछल के खड़ी हुई। ठीक है गुड़िया, अभी तुम आराम करो, मैं सुबह सुबह काम करके बताता हूँ। दादी मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ रखा। लेकिन मैं अकेले डरूंगी। परियम जल्दी से बोली। गुड़िया, आपके शौहर का हुक्म है कि पूरी रात में आपके फ्लैट के बाहर खड़ा रहूं और आपकी हिफाजत करूं। दादी ने अपनी इधर होने की वजह बताई। मगर आप पूरी रात परी ने हिचकिचा कर दाद की तरफ देखा। टेंशन की कोई बात नहीं, ये मेरे लिए आम बात है। अब आप आराम करें। दाद कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। भैया ध्यान रहे, मेरे पाकिस्तान यानी कि अब आपके साहब को मालूम ना हो। परियम लंदन में पहुंचने के बाद पहली बार चहकी। ओके मैडम, आज जैसा आप कहेंगी। दादा हंसता हुआ बाहर गया। परियम ने लंबी सांस ली और खुद को आइंदा आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगी। इतना तो मालूम हो गया था, अब जिंदगी बहुत टफ रूटीन देने वाली है। असवार, अब क्या होगा? मुझे तो टेंशन हो रही है। भाइयों को पता चलेगा तो वो करेंगे क्या करेंगे? बाबा जान से फिर नाराज़ हो जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हनी ने जवार को कॉल करके बताया। यार अभी तो वो मुझसे नहीं मिला, मुझे अपनी फिक्र खाई जा रही है। जवार ने भी दिल हल्का किया। जवार, वो आपकी बार किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कोई तूफान ही आएगा। हानि रोहान सी हुई। अच्छा यार, तुम तो टेंशन ना लो, जब आएगा तो हम सब संभाल लेंगे। जवार ने हानि को तसल्ली दी। जवार, तुम खुद को ही वायु के सामने संभाल लेना, हम सब कुछ न कुछ कर ही लेंगे। हानि ने जवार की टांग खींच ली। जानती थी वो मीर से कितना डरा हुआ है। हाना, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जवार जल के बोला। अरे भाई, जिसका पहले ही से ही उड़ा हुआ हो उसका हम क्या उड़ाएंगे? हानि हंसी। तुम हंस लो मैडम, जब मीर आएगा तो रोते हुए मुझे ही कॉल करोगे। जवान ने भी चिढ़ाया। हाँ तो तुम्हें ही कॉल करूंगी, मैं रोती रहूं और तुम हंस हंस कर अपना दिन गुजारो? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए तो तुम्हें कॉल की थी, ताकि तुम पूरा दिन टेंशन में रहो और किसी से हंस कर बात ना कर सको। हानि ने अपने दिमाग की कारस्तानी बताई। हाना, हाना तुम दुनिया की वाहद लड़की हो जो अपना रोना इसलिए दिखाती है ताकि दूसरा बंदा पूरा दिन टेंशन में रहे। जवान ने दांत पीसे। जी हाँ, मैं ऐसी इकलौती लड़की हूँ और ऐसे ही रहूंगी, मैं बदलने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। हाना अतराई। अब अल्लाह पाक ही मुझ पर रहम फरमा सकता है। जवार बड़बड़ाया। जवार, वो क्या है ना कि तुम्हारी करतूत ऐसे नहीं है, अब तुम पर रहम किया जाए। हानि चल के बोली। क्या हुआ? मेरी करतूत को क्या हुआ है? जवार भी जला बैठा था। ये जो बार बार लड़की पटाने वाला चक्कर था ना, इसके बाद तुम पर रहम किया ही नहीं जा सकता। हानि ने दिल जलाया। यार तू लड़की जल्दी पट जाती तो लड़की जल्दी पट जाती तो मैं ऐसे काम ही नहीं करता। जवार गड़बड़ा कर बोला। ओ भाई, लड़की पटाने के भी तरीके होते हैं, ये क्या बंदर की तरह मुंह की तरफ गोरी ने ही जाना। अब मैंने कौन सी 10-12 लड़कियां पटाई हुई हैं जो मुझे मालूम होता तो आप पटा लो, तुम्हें किसने रोका है? अब तो पटानी आ गई है। हानि को 10-12 लड़कियां सुन के गुस्सा आया। सच्ची अब मैं पटा लूँ किसी लड़की को? जवार हानि की जल महसूस करके मुस्कुराया। हाँ हाँ पटा लो, मगर भाइयों से तुम्हारी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकती। हानि ने भगों का तीर मारा। यार तुम मुझे सारी ज़िंदगी मीर का डरावा देती रहोगे? जवार सटपटाया। नहीं, अभी वायु का डरावा देती हूँ, बाद में तो मैं अकेली ही काफ़ी होंगी। हानि खिलखिलाई। तुम मुझे ऐसे ही चलाती रहोगी क्या? जवान ने आवाज़ में बेचारी भरी। नहीं नहीं, कभी कभार रिलैक्स कर दिया करूँगी, यूँ ना बहुत दयालु हूँ मैं। हानि मुस्कुराई। वो तो फिर मैं बताऊँगा कि मैं कितना दयालु हूँ। जवान ने मायने हेजी से कहा। तुमने अगर ऐसी वाहियात गुफ्तगू की तो मैं कॉल बंद कर दूँगी। हानि ने अपने लाल गाल मसले। अरे अभी तो शुरू ही नहीं की। जवार खिल के मुस्कुराया। तुम दफ़ा हो जाओ। हानि ने जल्दी से कॉल बंद की। वो कितनी भी मुँह फट क्यों ना हो, मगर ऐसी बातों पर हानि की बोलती बंद हो जाती थी। हमसे मत उलझो कि अब हम सराफा सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी। दाद सुबह सुबह समीर के पास पहुंचा तो सारा घर ही बिखरा पड़ा था और दाद जानता था कि परियम का सारा गुस्सा इन बेजान चीज़ों पे उतारा गया है। दाद इतनी कीमती चीज़ों पर अफसोस करता हुआ मीर के रूम के पास पहुंचा। पहले ही दफा ना करने पर मीर का कमन सुनाई दिया। दाद दिल में दरूद पड़ता हुआ दरवाज़ा खोल के अंदर गया, मगर मीर की हालत देखकर मालूम हुआ कि वह शायद सारी रात सो नहीं पाया और शायद रोया भी होगा, इसलिए तो आंखें सुरखी। साहब, दाद दर्द से पुकार उठा। दाद, मेरी हालत के बारे में कुछ मत पूछना, वरना शायद मैं गुस्से में आऊँ और इसको ही खत्म कर आऊँ। मीर दर से बोलता हुआ खड़ा हुआ और परियम का नाम लेना ही जरूरी नहीं समझा। दाद को दोनों की हालतों का दुख हुआ, तो वो दोनों ही इसको अजीज हो गए थे। दाद, मैं उसको सजा देने गया था और मेरी बेबसी देखो, उसको देखते ही मेरा गुस्सा हवा हो गया। ऐसा क्या है उसमें कि मैं उसके अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता? और मेरे दिल की बेईमानी देखो, मैं उसको बोल आया था कि मैंने इसे दिल से निकाल दिया, मगर पूरी रात इस दिल ने सोने ही नहीं दिया। बार बार इसके पास जाने के लिए और इसको देखने के लिए तड़पता रहा है। मैं तो किसी की गलती को माफ़ नहीं करता और इसने तो बार बार गलती की है, मैं फिर भी उसको सजा नहीं दे पाया। मैं अपने दिल को निकाल फेंकना चाहता हूँ जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। मीर मीर जाऊँगा जाऊँगा दाद, इसे कहो ना मर जाऊँगा
दाद उसे कहूँ ना मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, वो छोटी सी लड़की मुझे अपने जादू में फंसा चुकी है। उसे कहूँ मुझे आज़ाद कर दो। मीर दर्द से कर लाया और न चाहते हुए भी आँख से आंसू टपका जिससे वो दाद से छुपा गया। साहब प्लीज़ आप हिम्मत करें। दाद ने बेबसी से कहा, यार हिम्मत ही मुझे क्या हुआ है? तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करवाओ, फिर मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। और हाँ, सबसे पहले सफाई का बोलूँ, मुझे उलझन हो रही है। मीरा अपने मुँह से उस सख्त लहजे में कहता हुआ वॉशरूम में घुसा। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो अभी अभी टूटी बिखरी हालत में था। मीर की यही तो हसीयत थी, एक मिनट से भी पहले अपने ऊपर परत दर परत होल चढ़ा लेता था। दाद दिल ही दिल में अपने साहब की खुशियों के लिए दुआ करता हुआ बाहर निकला। गुड़िया पुत मैं क्या करूँ, तेरे मशवरे पर अमल तो कर लिया था, मगर अब मेरी जान असाब में आई हुई है। अगर जो तेरे पापा सही मेरी चोट देखने की जिद करने लगे तो मैं क्या करूँगी? अम्मा जान परेशान से पूछा। अम्मा जान ऐसी बात है तो ना करे, मैं खुद डरती हूँ। बाबा सही से हानि रोहांसी होकर अम्मा जान की गोद में सर रखा क्यों ना करूँ। अब आगे भी सब उल्टा सीधा मशवरा देता कि किस तरह तेरे पापा सही से बचे। अम्मा जान ने हानि के सर पर चमाट मारी। अम्मा जान, जब भी पापा सही आपकी चोट के निशान देखने लगे, आप उन्हें कोई ऐसी प्यार भरी बात कीजिएगा कि वो खुद प्यार की बातें करने लगे और आपकी चोट देखना भूल जाए। हानि ने शरारती निगाहों से अम्मा की तरफ देखा। हाँ हाय, कितनी बेशर्म हो गई है। चल उठा अपना सर और जरा दूर होकर बैठ। गुस्सी चली आ रही है। अम्मा जान ने शर्म के मारे हानि को डपटा। हानि तो अम्मा जान का शर्म से लाल चेहरा देख देख के हंसी जा रही थी। अम्मा जान, पता है आपका ये शर्म से लाल गुलाबी चेहरा देख कर ना मुझे और ज़्यादा प्यार आता है। पता नहीं बाबा सही का क्या हाल होता होगा। हानि कहते ही दरवाजे की तरफ आगे जानती थी अब अम्मा की चप्पल ने इसका ज़रूर स्वागत करना है। इसलिए पहले दरवाजे के पास पहुंची। पता नहीं क्या खाकर मैंने इसे पैदा किया है। मजाल है जो शर्म लिहाज छू कर भी गुजरा हो। सारे जग से नाले काम करती है। अल्लाह पाक मेरी इस नालायक औलाद को ज़रा सी अक्ल दे दे। अम्मा जान की ये हड़बड़ाहट सुनकर हानि दरवाजे के पार से हंसी। हानि हंसते हंसते अपने रूम की तरफ जा रही थी जब रमैसा को इसकी शामत वहाँ ले आई। हाय हाय रूमी, आप भी सच बताइए, इतनी प्यार थी, इतनी तैयार श्यार होकर किधर जा रही है? कहीं अपू के घर तो नहीं जा रही? किसी का दिल चुराने? अरहम के नाम से चढ़ा गया। हानि ने आंखें मटकाई। अपनी उम्र का लिहाज कर लो, बदतमीज ऐसी बातें कोई अपनी आप ही के साथ करता है। रूम में सब बेचारी शर्मिंदा होकर गुजरने लगी। अरे हमारी उम्र का तो नहीं पता, मगर आप भी सच में मुझे आपकी तैयारी में ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है। हानि रूमी के साथ ही सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। हानि, खुदा का वास्ता चुप कर जा, मैं कहीं भी नहीं जा रही और तैयारी तो बस ऐसे ही कर ली। रूमी चिढ़ कर हाथ जोड़े। डार्लिंग, आज घर में कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? हानि ने नजरें घुमाई और फिर चच्ची को किचन की तरफ जाते देखा तो इससे पूछा, तुम्हारी उपो आ रही है आज हवेली में? चच्ची जल्दी से जवाब देती किचन में घुसी। हानि चालाक लुम्बी की तरह रूमी के इर्द गिर्द घूमी। रूमी बेचारी इस लम्हे को कोस रही थी जब हानि का सामना हुआ। किसी के घर जा तो नहीं रही, मगर हवेली में ज़रूर कोई आ रहा है। रूमी अब भी सच ही बता देती है, आपका कौन सा बिल्ला जाना था? हानि ने शर्म दिलाने वाले अंदाज में कहा। बदतमीज़, अब पता चल गया है ना, तो मेरा सर क्यों खा रही हो? रूमी इसी नज़रों से हाइफ हुई। हाँ ठीक कह रही हो, आपका सर क्यों खा रही हूँ? मैं तो अरहम भाई का सर खाऊंगी। हानि भागते हुए बोली। गुड़िया, तुमने अगर उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं रूमी जी ही जानती थी शैतान की हला इसकी बातें ही बताएगी। अगर अगर तुम देख पाते मेरी चाहत की इंतहा, तो हम तुमसे नहीं, तुम हमसे मोहब्बत करते। दादा ऐसा करो, आज की पहली फ़्लाइट में ही टिकट बुक करवा दो, कल हवेली भी जाना होगा। अम्मा जान ने बात की थी, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। यहाँ वैसे भी काम ख़त्म हो गया है। मीटिंग से वापस आने के बाद मीर ने दाद को अपने रूम में बुलाया और हुक्म जारी कर दिया। दाद ने मीर की बात सुनी तो परेशानी से मीर की तरफ देखा। आज की फ़्लाइट में ही तो परियम की टिकट बुक करवाई थी। अब मीर की टिकट बुक करवाने का मतलब था दोनों एक ही फ़्लाइट में जाते और परियम चाह रही थी कि वो मीर से पहले पाकिस्तान पहुँचे। अब पता नहीं इन दोनों के बीच में दाद बेचारा कितना पिसेगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मीर ने खामोशी पर लैपटॉप से नजरें हटाकर दाद की तरफ देखा जो पता नहीं किन सोच में गुम था। नहीं साहब, परेशानी तो कोई नहीं है, मगर क्या आपने आज ही जाना? मतलब अगर हम कल चलें? दाद ने हिम्मत करके मीर से पूछ ही लिया। क्या मतलब कल चलें? दाद, तुम अगर कुछ कहना चाहते हो तो सीधी तरह से कहो, ये पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? जानते मुझे आए फाएँ करने में वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मीर ने गुस्से से दाद की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं कहना, मैं टिकट बुक करवाता हूँ। दाद जल्दी से रूम से बाहर निकला। जानता था अगर थोड़ी देर और रुकता तो मीर बहुत जल्दी से असल बात निकलवा लेता, इसलिए बाहर जाने में ही अफियत समझी। क्या करूँ, मैं गुड़िया से बात करता हूँ। दाद ने बड़बड़ाते हुए सेल फ़ोन पर परियम का नंबर डाल किया जो वो आते हुए ले आया था। 1 मिनट से भी पहले कॉल पिक की। गुड़िया, एक मुसीबत आ गई है, दाद ने आहिस्ता से कहा। कैसी मुसीबत आ गई है? कहीं मीर को मेरे जाने का पता तो नहीं चल गया? परियम बेड पर बैठी थी। दाद की बात पर एकदम से खड़ी हुई और ना चबाने लगी। साहब को पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवाने का कह दिया है और अब वो आपके साथ ही पाकिस्तान पहुंचेगी। अगर एयरपोर्ट पर साहब ने देख लिया तो कुछ कर ही ना दें। दाद मीर के कमरे की तरफ देखते हुए परियम को बताने लगा। भाई अब ऐसे डराएं तो नहीं, मैं पहले ही उनके गुस्से की वजह से खौफज़दा हूँ। पता नहीं कब इनके अंदर जिन आ जाए और हम हाँ ही सबको खा जय। परी ने रुहासी होकर अपनी उंगली चबा डाली। दर्द होने पर मालूम हुआ कि उंगली के साथ क्या गजब कर चुकी है। अच्छा गुड़िया, डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। दाद बेचारा परी की कंडीशन सोच के और ज़्यादा परेशान हुआ। बस जल्दी से कुछ करें, मुझे वीर से पहले पाकिस्तान पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परियम ने जल्दी मचाई। गुड़िया, तुम्हारे पास गाउन है क्या? दाद ने एकदम से पूछा।
नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मगर आपने गौन का क्या करना है? परीम दाद की गौन वाली बात पे हैरान होकर बोली, ओके मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले गौन लेते हैं, तुम तैयार हो जाओ। दाद कहते हुए बाहर की तरफ भागा, गुड़िया बस भी कर दो ये, और कितना दरवाजे के साथ चिपकोगी बेलगम की तरह, बबलगम की तरह तो चिपकी हुई हो। मामा ने हानि को पीछे खींचा, दरवाजे के साथ चिपक कर अंदर बैठे अफराद की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। यार अभी मुझे ना किसी गड़बड़ का अंदाज़ा हो रहा है, मतलब सिवाय हम लड़कियों के सब ही अंदर है, कोई तो खिचड़ी पक रही होगी और मैं ये खिचड़ी पकने नहीं दूंगी। यार कर मैं आना है हानि सोफे के पास आते हुए बोली, एडी तो फन्ने हाँ, अपनी तो खिचड़ी पकाई नहीं गई थी तुमसे, अपनी तो खिचड़ी पकाई नहीं गई थी तुमसे। नूर ने ज़बान निकाल कर इसके शहर जाने वाली बात पे चढ़ाया, क्योंकि शहर जाने हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तब हासिल ने बड़ी मुश्किल से सबको मनाया था और तब जाके आने को इजाज़त मिली थी। तब हाना हैदर छोटी थी और इसकी बातों को इग्नोर किया जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता, हानि ने गड़बड़ा कर बात बनाई। क्यों? अब तुम्हारा ID कार्ड बन चुका है जो अब तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रूमी ने भी सुबह वाला बदला उतारा, वो भी बन जाएगा एक दिन, देखना तुम लोग। हानि सबको एक ग्रुप में होते देखकर चिड़ी, हा हा बस अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मामा भी हंसी, अब 1 साल से कम रह गया है। हानि गुस्से से आग गोला हुई, चलो फिलहाल के लिए छोटी जरा साइड पे होना। रोशनी खड़ी हो कर इसके सामने आई, अब भी मैं सबको देख लूंगी, गिन गिन कर बदले लूंगी। हानि गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ी, फिलहाल तो गिन गिन कर दिन गुजारो, क्या पता कब ID कार्ड बन जाए। पीछे से नोट चाहिए, मेरा नाम हाना हैदर है, सब कुछ याद है मुझे। हानि भी जवाब चाहिए। इनकी हंसी सुनने से पहले ही हानि ने ठा करके दरवाज़ा बंद किया। जिनसे बिछड़ना नामुमकिन था, मुझे उनसे बिछड़े कई रोज़ हो गए। मीर और दाद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दाद बेचारा परेशानी से इधर उधर देख रहा था। दाद क्या आज एयरपोर्ट पर ज़्यादा हसीन होते हैं जो तुम बार बार उनकी तरफ देख रहे हो? मीर ने चिढ़कर दाद को अपनी जाने मतवज्जो किया। दाद ने गड़बड़ा कर मीर की तरफ देखा, नहीं सही, वो बस बच्चा बहुत प्यारा है, उसको देख रहा हूँ। दाद ने घबरा कर बच्चे की तरफ इशारा किया। वो मीर को कैसे बताता कि आपकी बीवी को बुर्का पहना कर पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ, जो बार बार वहाँ पर बैठी अपनी नकाब को ठीक कर रही थी या फिर खूबसदा नज़रों से मीर को देख रही थी। दोनों हाथों से ही परियम ने अपने नकाब को पकड़ा हुआ था और इस तरह बैठी हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि सब भी इसकी तरफ मतवज्जा हो रहे थे, मगर इसकी नज़रें बस मीर पर टिकी हुई थी। तो तुम भी शादी करके इसी तरह का एक बच्चा पैदा कर लो, तंजिया कहा गया। क्या सही? आप बिना दाद शर्मिंदा हुआ? हाँ क्या? मैं? मीर ने दाद की नकल उतारी। अनाउंसमेंट पर होने सब ही प्लेन की तरफ होने पर सब ही प्लेन की तरफ बढ़े। साहब आप चल के बैठे, मैं ज़रा वाशरूम से होके आता हूँ। था जल्दी से कहता हुआ दूसरी तरफ मुड़ा। मीर अपने सर को झटकता आगे तरफ बढ़ा, क्या गुड़िया तुमसे तो नकाब भी ठीक तरह से नहीं हो सकता था। जल्दी से परियम की तरफ आया, मैं क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा। आगे की तरफ करती हूँ तो आंखों के सामने आ जाता है और थोड़ा पीछे करती हूँ तो सारा ही नीचे चला जाता है। परी हंसी हुई, इधर मुझे एक पिन दो, मैं ठीक करता हूँ। दाद ने पीछे मुड़कर मीर को अंदर जाते देखा तो परियम से बोला। परियम ने बैग से पिन निकाल कर इसे तुम्हारे दाद ने इसके सर पर पिन सेट किया और इसको साथ लेके प्लेन की तरफ बढ़ा। परियम कभी सर पर हाथ लगाकर पिन को देखती और कभी इस्ताइशी नजरों से दाद को देखती। बस घूरना बंद करो, एक पिन ही लगाई है, कोई जजीरा नहीं किया जो तुम मुझे ही देखे जा रही हो। दाद परियम की नजरों से होकर बोला, ओके अब तुम जाके अपनी सीट पे बैठो और खुदा का वास्ता अगर चीखना हुआ तो आवाज़ बदल लेना, नहीं तो तुम्हारे शोहर को तुम्हारी आवाज़ की पहचान हो जाएगी। दाद ने परियम से मिन्नत की। ओके ओके अब तुम जाओ। परियम खिलखिलाई। उसे नहीं पता था कि मीर का रिएक्शन क्या होगा, मगर अब वो इधर भी नहीं रह सकती थी, इसलिए तो पहली फुर्सत में पाकिस्तान जाने का सोचा। इसे अब खुद को बदलना था। हाँ, वो अब लोगों के बदलते चेहरों को पढ़ना चाहती थी। पाकिस्तान पहुंचते ही दाद मीर को ज़रूरी काम का कहकर गायब हो चुका था। इसके लिए ड्राइवर पहले से एयरपोर्ट के बाहर मौजूद था। मीर दांत पीसता हुआ इसके पास पहुंचा और ठग से गाड़ी में बैठा। ड्राइवर बेचारा सामान रखने के बाद सहम कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो, तेज़ चलाओ। मीर ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर बेचारे ने 1 मिनट के लिए तेज़ की और फिर से स्लो कर दी। तुम गाड़ी रुको और नीचे उतरो। मीर दहाड़ा। गाड़ी रुकने पर मीर जल्दी से आगे बढ़ा और ड्राइवर को उतरने का इशारा किया। ड्राइवर सहम कर जल्दी से नीचे उतरा। अब तुम जितनी मर्जी स्लो आते रहो। मीर ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और ड्राइवर को कहते ही गाड़ी को हवा में उड़ा ले गया। ड्राइवर ने सेल फोन निकाल कर जल्दी से दाद को कॉल मिलाई। दाद ने ड्राइवर की कॉल देखी तो 1 मिनट से भी पहले कॉल पिक की। क्या हुआ, कोई मसला हो गया है? दाद ने सेल फोन कान से लगाया। परियम जो विंडो से बाहर देख रही थी झूम कर दाद की तरफ देखने लगी। क्या साई ने तुम्हें गाड़ी से निकाल दिया और खुद चले गए? दाद हैरान होता हुआ बोला। परियम परेशान हुई। अच्छा तुम किसी से लिफ्ट लेकर घर चले जाओ, अगर ना मिले तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। दाद ने कहते हुए कॉल बंद की। क्या हुआ? परियम परेशान होकर बोली। तुम्हारे शोहर ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर और ड्राइव करके घर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि उनके ड्राइविंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दाद बेचारगी से बोला। कहा भी था तेज चलाएं, अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? परियम रुहासी होकर बोली, कुछ नहीं होगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और साहब के चलाने पर नजरें नीचे करके सुनती रहना, वो खुद ही बोल बोल के चुप कर जाएंगे और फिर उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। दाद ने परियम को समझाया।
वाइट वाला पहुंचते ही दाद ने गाड़ी रोकी और मरियम के उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। अब हम हिम्मत करके अंदर जाए, अब आप हिम्मत करके अंदर जाए, सामान मैं सुबह ले आऊँगा। दाद कहते ही गाड़ी भगा के ले गया। मरियम रूहानी होकर दरूद का विरद करती अंदर की तरफ बढ़ी। वहाँ पहले से ही गाड़ी देख के कर सीने में सांस अटकी, मगर खुद को हौसला देती लाउंज के दरवाजे को ओपन किया और सर घुसा कर अंदर की सूरत हाल जांची। लाउंज में कोई नजर ना आया तो मरियम आहिस्ता से कदम उठाती अंदर घुसी। इधर उधर देखने के बाद और मीर की गैर मौजूदगी की तसल्ली करने के बाद बिल्ली की चाल चलती आगे बढ़ी, मगर हर तरफ नजरें घुमा रही थी। अभी वो 4-5 कदम ही चली होगी कि बुआ मुलाजमा एकदम से मरियम के सामने आई। परी डर के एक कदम पीछे हुई, मगर फिर बुआ को देखने के बाद गहरी सांस ली। छोटी बीबी साहिबा आप तो हवेली गई थी। बुआ ने हैरानी से परी की तरफ देखा। शिश शिश आहिस्ता बोले, कोई सुन ना ले। बुआ सब छोड़ो, ये बताओ मीर कहाँ है। परी बुआ का हाथ पकड़ कर किचन में गुस्सी, मीर साहब थोड़ी देर पहले ही आए हैं और मुझे खाना टेबल पर लगाने का कह कर रूम में फ्रेश होने गए हैं। बुआ हैरानी परेशान से बोली, ओके मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरा यहाँ पर मौजूद होने का पता मीर को ना चले। हम मीर के लिए खाना लगाए। परियम आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई किचन से बाहर निकली। अपने रूम में पहुँच परियम ने सूख कर सांस लिया, मगर मीर का सामना करने का सोच कर ही इसका कॉन्फिडेंस कहीं हुआ बन के उड़ जाता था। मैं रात को अकेली कैसे सोऊंगी, आज मीर का सामना तो करना पड़ेगा। हाय कहीं मुझे मार ही ना डाले, अगर किसी को मेरे मरने की खबर ही ना हुई। हाँ हानि को कॉल करके मीर के गुस्से की हाथ पूछ लेती हूँ। प्रेम को एकदम से हानि का ख्याल आया तो जल्दी से अपने हैंडबैग से सेलफोन निकाल कर हानि का नंबर डायल किया। कॉल 1 मिनट से भी पहले पिक हुई। हाय परी तुमने हद कर दी, यानी कि तुमने इस बार अपना सेलफोन ऑफ नहीं किया और तुमने खुद ही मुझे कॉल कर ली। यारा मैं कहीं हूँ आप तो नहीं देख रही, कोई मुझे चुटकी काट के बताए कि मैं हूँ आप नहीं देख रही। हानि हैरानी से कॉल पिक करके बगैर किसी ब्रेक के बोलती ही चलेगी। परी बोलने के लिए मुंह खोलती फिर बंद कर लेती, बेचारी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ नहीं यार तुम थोड़ी देर मुंह बंद करके मेरी बात सुन सकती हो क्या। परी अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा कम करके बोली। परी तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रही हो, कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं फंस चुकी। मुझे बताओ, मैं अभी भाइयों को कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ, वो अभी हीरो की तरह तुम्हें बचाने आएंगे। हनी का रेडियो फिर से चला। परी इसकी बातें सुन के अपना सर पकड़ चुकी थी। हनी खुदा का वास्ता तुम पहले मेरी बात सुन लो। परी रोहांसा होकर बोली। हाँ हाँ मेरी जान सुनाओ, मैं तुम्हें ही तो सुनने के लिए बैठी हूँ। हनी ने हुजली से पिचकारा और परी ने अपने दांत पीसे। हनी एक बात बताओ, मीर कितना गुस्सा करते हैं। परियम ने हिचकिचाकर अपना सवाल बता ही दिया। क्या मतलब, तुम इस वक्त भाइयों के गुस्से का क्यों पूछ रही हो, कुछ हो तो नहीं किया मैं सदके। तुम भाइयों के गुस्से की फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। हनी परी के डर का अंदाजा लगाकर प्यार से बोली। हाँ नायदा जो पूछ रही हूँ तुम उसका जवाब दो ना प्लीज़। परियम झिंझलाई। अच्छा देती हूँ, इतनी औखी क्यों हो रही हो। हनी अपनी बर्फ़ से इसकी हालत का मज़ा ले रही थी। हाँ हाँ जल्दी बताओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। परी जल्दी से बेड पर बैठी। यार जब वायु गुस्से में होते हैं ना तो किसी को भी नहीं देखते, मेरा मतलब है अपना गुस्सा निकाल कर ही रहते हैं। यार एक बार ना गाँव के किसी लड़के को दरख्त पर उल्टा लटका दिया था, पता नहीं इस लड़के पर गुस्सा क्यों थे। परी ने खुद को उल्टा लटके देख कर सोचा तो जर्जरी लेकर हानि की तरफ मतवजह हुई, जो बस भूले ही जा रही थी, मगर इधर परी डर के मारे बेड पर सुकड़ दी जा रही थी। यार अपी ने बताया था कि एक मुलाजिम ने किसी लड़की को छेड़ा था। जब भाइयों को पता चला तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाला और उसकी इतनी धुलाई की कि वो बेचारा लहूलुहान हो गया और बामुश्किल ही बाबा सही ने इस मुलाजिम की जान बचवाई। हानि अभी मजीद बात बताती कि परी ने इसको टोका। हानि बस कर दो यार, परी खुद को सोच में बेल्ट से मार खाती देखकर चलाई। क्या हुआ परी, तुमने खुद ही तो पूछा था। हानि इसके चीखने पर परेशान हुई। हानि तुम वापस कब आ रही हो। परी ने मौजू गुफ्तगू बदला। क्या हुआ है यार, तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगी या वापसी का क्यों पूछ रही हो। हानि हैरान होकर बोली। हानि मैं ना वाइट वाला हूँ, तुम सुबह किसी भी हालत में वापस आ जाओ, मैं और किसी को बताना नहीं है, बाकी सब बातें बाद में तुम्हारे आने पर बताऊंगी। परियम ने जल्दी से कहा। क्या तुम वाइट वाला में। हानि अपनी चीखने लगी थी तो परियम ने जल्दी से कॉल ही कट कर दी और सेलफोन ऑफ कर दिए। जानती थी यानी कि बेकरार नहीं आएगा, इसलिए बार बार फ़ोन करेगी और इस मसले का एक ही हल था और वो था सेल फ़ोन ऑफ करना। मरियम डरती डरती बेड से खड़ी हुई और दरवाजे के पास पहुंचकर अपना सर बाहर निकला। कोई भी नजर नहीं आया तो आहिस्ता से बाहर निकली और सीढ़ी के पास आकर नीचे देखने लगी। डाइनिंग रूम से खटपट की आवाज़ें आ रही थी, मतलब मीर खाना खाने में मसरूफ़ था। मैं अभी मीर के सामने नहीं जाती, क्या पता मेरी भी बेल्ट से धुलाई कर दें या फिर फनूस से उल्टा लटका दें। अब यहाँ पर दरख्त है नहीं, मैं सुबह ही इनको मनाऊंगी जब आना भी इधर होगी। चलो मुझे बचा तो लेगी ना, वरना अभी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। बुआ भी अनेक्सी में चली गई होनी है, अब भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्रूट्स ही उठा लाती हूँ, मगर तब अक्ल ही नहीं थी। परियम खुद से बातें करती अपने रूम की तरफ बढ़ी। था तुम इस वक्त यहाँ पर लंदन से कब लौटे और मीर भी आ गया है।
मुलाजिम के बुलाने पर जवाहर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सामने दाद को देखकर हैरान रह गया, इसलिए थोड़ी परेशानी से बोला, वे थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, साईं भी साथ ही हैं। थे दाद जवाहर से मिलने के बाद सोफे पर बैठा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब क्या मीर ने तुम्हें मेरे पास किसी काम के लिए भेजा है? जवाहर भी उलझता हुआ सोफे पर बैठा, नहीं काम के लिए तो नहीं भेजा, मगर मीर साहब से चुप कर इधर आया हूँ, एक रात के लिए रुकना है। साईं से गद्दारी कर बैठा हूँ, इसलिए इनसे छुप कर आपके पास आया हूँ। दाद ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी गद्दारी कर बैठे हो दाद? जवाहर परेशान हुआ, हर को दाद इसके लिए भी इतना ही अहम है जितना वो मीर के लिए, क्योंकि तीनों कॉलेज तक साथ ही पढ़े थे। साईं के दिल को साथ लाने की ये गद्दारी कर बैठा हूँ, आप फिलहाल नहीं समझेंगे। साहब से मिलने के बाद इनसे पूछ लीजिएगा। दाद ने जवाहर की शक्ल देखकर मुस्कुराहट रोकी। यार तुम्हारे साहब से मैं छुप रहा हूँ, वो क्या हाथ बताएंगे, पता नहीं मेरी क्या हालत करेगा। आप तो सुबह ना होने की दुआ कर सकता हूँ। जवाहर ने बेचारी सी शक्ल बनाई। चलो ये तो आपका अपना मामला है, मुझे नेक्स्ट की दें ताकि मैं आराम कर सकूँ। दाद जवाहर को चिढ़ाते हुए बोला, हाँ तुम्हें मुझसे क्यों हमदर्दी होनी है, अल्लाह करे तुम्हारा हाल मुझसे भी बुरा हो। जवाहर चिढ़ते हुए बोला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा किसकी हालत ज़्यादा खराब होती है। दाद मुस्कुराता हुआ की लेने के लिए मुस्कुराता हुआ की लेने के लिए जवाहर की जाना पड़ा। तुम ना मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, तुम आग लगाने में और तुझसे भी ज़्यादा 4 हाथ आगे हो। जवाहर चिढ़ कर बोला, ओके मैं तो जा रहा हूँ आराम करने, आप अपने मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग कर ले। दाद कहते ही बाहर की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब जवाहर को सही वाला गुस्सा आने वाला लगा था। हम जरा बदलहवास से हैं, कम ही किसी को रास आते हैं। अमीर गुस्से से अपने कमरे में टह रहा था, क्योंकि उसे ये तो मालूम था कि दाद परीम को अपने साथ ले आया था, मगर इधर पहुंचने के बाद वो परीम को किधर ले गया था ये बात उसे नहीं मालूम थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो दाद की एक दिन बाद जाने वाली बात पे हैरान ना होता। वो दाद जो उसकी अच्छी बुरी बात पे कभी भी ना बोलने वाला, एकदम से किसी बात को करने से रोके। परेशान होना तो बनता था, इसलिए तो मीर दाद की अपने रूम से बाहर निकले, पर इसके पीछे और इसकी सारी बात सुनने के बाद मीर दिल से खुश ज़रूर हुआ, मगर फ़िलहाल परीम को इस वक्त ज़रूर सिखाना था, ताकि फिर से वो किसी की बातों में आने से पहले मीर की नाराज़गी और गुस्से को सोचकर ही डर जाए, या फिर मीर से दूर जाने का ख्याल आने से पहले ही इस ख्याल को अपने दिल से निकाल पाएंगे। इस सब के लिए ज़रूरी था कि वो परीम को थोड़ा थोड़ा बहुत तो तड़पाया। हर को मीर को भी इसने बहुत तड़पाया है। मीर को वो एयरपोर्ट पर नज़र आ गई थी, लेडीज़ के पीछे छुप कर अपने नकाब को दूर रुस्त करती हुई और खौफ से मीर की तरफ देखती हुई। एक दफ़ा तो मीर का दिल चाहे इस छोटी सी लड़की के पास जाए और अपने हाथों से इसका कप सेट करके बताया कि मेरी छोटी सी जान को क्यों हल्का कर रही हो, मगर बड़ी मुश्किल से उस पर साथ पैरे बिठाए। जानता था अगर एक बार इसके साथ नरम हुआ तो फिर शायद सख्ती ना कर सके, और परियम साथ ज़िंदगी ही इसको तड़पाती रहेगी अपनी बेवकूफ़ियों से। यार अभी मीर यही सब सोच रहा था कि एकदम से किसी की चीखने की आवाज़ आई। मीर हैरान होता बाहर निकला। इसके घर मौजूदगी में किसकी हिम्मत हुई कि वो इसके घर में घुसे। मीर आंखों को सिकड़ता हुआ चीख की चला मतवजह हुआ, मगर चीख तो खाना और परियम के रूम से आई। गुड़िया अगर अभी हवेली में है तो फिर कमरे में कौन है? मीर ने बड़बड़ा कर दरवाजे को खोला। मीर ने होशगर हैरत से अपने सामने बंद आंखों के साथ चीखें मारती परियम को देखा। मतलब परीम कहीं और नहीं बल्कि इसके पास आई है, इतने से गुस्से पर। अगर वो इतना समझ सकती है तो मेरी थोड़ी नाराज़गी पर तीर की तरह सीधी हो सकती है। हाँ मेरा दिल खुशी से मर ही न जाए, और ओ अल्लाह ना करे अभी तो परीम के साथ जीना है। इस पागल लड़की को बताना है कि मेरे जीने की वजह बन गई है। उफ मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे दहाड़ा परीम की चीखों को ब्रेक लगा। इसने डर के मारे आंखें खोली, होश से मेरी तरफ देखा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मीर इसके करीब जाके घर आया। मम मैं इधर हूँ। वो 2 कदम पीछे होकर बोली, माशाअल्लाह से मेरी आंखें सलामत है और नज़र आ रहा है कि तुम इधर हो। मुझे ये बताओ कि तुम इधर क्या कर रही हो? मीर इसके 2 कदम पीछे होने पर गुस्सा हुआ और इसको बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मैं इधर रहूँगी। परी की आंखों से आंसू टपके और रोते हुए मीर को बताया। मीर के दिल को कुछ हुआ, मगर मीर ने दिल को लपटा और सख्ती से परी का चेहरा बाजू पकड़कर के करीब बाहर की तरफ बढ़ा। तुम इधर नहीं रहोगी बल्कि अपने भाइयों के पास जाओगी। वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी उनसे प्यार करती हो, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैं तो तुम पर जुल्म करता हूँ तो फिर मेरे घर में रहने का जवाब ही नहीं बनता। मीर गुस्से से परी को खींच कर लाउंज में ले आया। मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं इधर रहूँगी। अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं अम्मा जान को बताऊँगी। परी ने रोते रोते एकदम से मीर को धमकी दी। इसे इस सिचुएशन में बस अम्मा जान ही इसको याद है, इसलिए मीर को अम्मा जान के नाम से डराया। वैसे भी इसको इतना मालूम हो गया था कि मीर अपनी अम्मा जान से बहुत प्यार करता है और उनकी कोई बात भी नहीं टालता, इसलिए परी ने अपनी तरफ से मीर को बहुत बड़ी धमकी दी। किसकी अम्मा जान को पता होगी? मीर ने आंखें निकाली, मगर इतना तो जान गया था कि इसको धमकाया गया है।
मैं अपनी अम्मा जान को बताऊंगी। अम्मा जान ने कहा था कि अगर कुछ भी हो तो मैं उन्हें बताऊं, तो मैं ये भी अम्मा जान को बताऊंगी कि आपके बेटे ने मुझसे शादी कर ली है, अब वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। दुपट्टे से सूं करते नाक को साफ करके मीर को बताया। मीर ने हैरानगी से अब पहले परीम की हिम्मत को देखा, जो मीर की आंखों में देखकर उसको ही धमकी दे रही थी। मगर जब दुपट्टे से नाक साफ करते हुए देखा तो जल्दी से छींक करके इसके बाजू को छोड़ा। तुम अम्मा जान को बताओगी कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है? मीर ने दांत पीसे। हाँ मैं बताऊंगी, और फिर बाबा सही से आपको मार भी खिलाऊंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी। परीम ने दुपट्टे से नाखून से लाल किया। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और प्लीज़ तुम दुपट्टे को हराम मत करो। मीर ने गुस्से से वार्निंग दी। मेरा दुपट्टा है, जो मर्जी करो, और मैं क्यों नहीं बताऊंगी? मैं आपसे डरती थोड़ी हूँ। परीम ने चढ़ाने वाले के लिए नाक को रगड़ा। तुम मुझसे नहीं डरती? मीर बिल्कुल इसके नज़दीक हुआ। आप मुझे डराएंगे क्या? मरियम इसके करीब आने पर डरी। मैं कुछ और भी करूँगा। मीर ने मैंने है से इसको कंधों से पकड़ा। आप मुझे मारेंगे? अब मरियम डरते हुए बोली। मीर इसकी बात पर हैरान होकर पीछे हटा। मतलब इसकी बात को समझा ही नहीं गया, और इसकी माँ ने इस बात पर ये क्या बात की? उफ, इसकी मासूम बेबी, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मीर ने सर झटक कर इससे पूछा। मुझे बताया है अब मुझे मारेंगे? परीम अपनी बात पर जोर दे के बोली। पागल हो गई हो? मैं इतना कमजोर मर्द हूँ जो तुमको मारूंगा? मीर गुस्से से पागल हुआ। आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए आप मुझे मारेंगे? परीम उसको गुस्से में देखकर खौफ से बोली। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ करूँ तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीर खराते हुए बोला। मैं क्यों दूर हूँ? मैं आपके पास ही रहूंगी। दो बदो जवाब देकर वो मीर को हैरान कर रही थी। तुम इधर ही मरो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और खबरदार जो अब तुम्हारी आवाज़ निकली नहीं तो जुबान काट दूंगा। मीर चिढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ा। परीम कुछ कहे बगैर उसके बाजू के साथ चुपकी। क्या मसला है? दूर रहो मुझसे। मीर इस बार बरसा। मैं आपके साथ रहूंगी। मेरे रूम में भूत है। परीम आहिस्ता से बोली। अच्छा है ना, भूत तुम्हें खा जाए मेरी जान छूटे। मीर ने बाजू नहीं छुड़ाया। कुछ भी हो, जान बचती है मीर की इसमें। मैं फिर भी आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। परीम ने नई मंतक ढूंढी। मेरी माँ प्लीज़, मुझे इतने ज़्यादा शौक मत दो, और मुझे सोने दो। सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मीर ने रूम में पहुंचकर इसके सामने हाथ जोड़े। मैं बेड पर सोऊंगी। परीम खुशी से बेड की तरफ बढ़ी, मगर मीर ने हाथ पकड़ कर रोका। तुम सोफे पे सोओगी, और मुझे नींद आने से पहले तो तुम्हारी आँख बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मीर बेड पर लेटते हुए बोला। परीम बेचारी सर हिलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अभी तो शुक्र कर रही थी कि मीर ने इसको नहीं मारा नहीं है। हम सर फिरों से कोई तवक्को न कीजिए, गुस्से में चल पड़ेंगे। मोहब्बत पर थूक कर जवार अभी नींद में जा ही रहा था कि यकदम से सेलफोन गुनगुनाया। इसने देखे बगैर ही काल काटी और फिर से आंखें बंद की। 1 मिनट से भी पहले सेलफोन दोबारा से गुनगुनाया। जवार ने बंद आंखों से काल पिक की और अगले बंदे के बोलने का इंतजार करने लगा। जवाहर सेलफोन से झंकारती हुई आवाज़ उपरी। जवाहर बेचारा घबरा के उठ बैठा। जी? जवाहर बुखलाते हुए बोला। तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? किधर थे? जानते भी हो जब मैं कॉल करती हूँ कितनी ज़रूरी बात करनी होती है, और तुमने मेरी कॉल ही काट दी। खाना बगैर सांस लिए बोली, और बोलती ही चली गई। जवाहर बोलने के लिए मुंह खोलता और फिर बंद कर देता। यार, रात सोने के लिए होती है। मैं भी सो रहा था, और किधर होना था, और तुम्हारी कॉल जानबूझ के नहीं काटी, हाथ लग गया था। जवाहर ने बंद आंखों से ही अपनी सफाई देने की कोशिश की। अच्छा मेरी बात सुन लो, फिर पूरी रात सोते रहना मेरी तरफ से। हानि इसकी बात सुने बगैर बोली। हाँ जी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। जवाहर फिर से बेड पर लेट गया और सेलफोन को कान के नीचे दबाया। जवाहर पता है परियम भाइयों के घर व्हाइट वाला में मौजूद है? हाना खुशी और जोश से बोली। हाँ पता है मुझे। जवाहर बमुश्किल आंखों को खोलकर नॉर्मल अंदाज में बोला। मगर हाना की चीख पर अंदाजा हुआ कि इसने क्या बोला है। जवाहर तुम्हें पता था कि परी व्हाइट वाला में है? हानि सीरियस होकर बोली। नहीं, वो मैं कह रहा था मुझे क्या पता होना। जवाहर की पूरी आंखें खुल चुकी थी और नींद तो दुम दबा कर भाग चुकी थी। जवाहर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सच बताओ कि तुम्हें किस वक्त पता चला कि परी व्हाइट वाला में है? हानि ने दांत पीछे। जवाहर तो बस अपनी नींद को कोस रहा था। हाँ ना, मैं बोल रहा। जवाहर हिचकिचाते हुए बोलने लगा। जवाहर अब भी तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूँगी। हाना ने इसकी बात काटी और धमकी दी। हाँ हाँ, मीर की बहन हो, धमकी तो दोगी। हाना वो दाद आया था, उसने मुझे बताया, इसलिए मुझे मालूम हुआ। जवाहर ने मुझसे सजा के लिए खुद को पेश किया। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सेलफोन से हाना की संजीदा आवाज़ गूंजी। यार, मैंने सोचा कि तुम्हें सुबह बताऊंगा, अब क्या तंग करूं। जवाहर इसकी संजीदा सी आवाज़ सुन के घबराया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे कुछ भी नहीं बताते। तुम्हें लगता होगा कि मैं तो बच्ची हूँ और सीरियस भी नहीं होती, तो इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं। हाना की भीगी सी आवाज़ गूंजी। जवाहर का दिल इसकी बात सुनकर करलाया। अरे वो छोटी सी बच्ची छोटे से अरसे में इसके लिए कितनी अहम हो गई थी कि वो अपनी खुशी से ज़्यादा इसकी खुशी के लिए काम करता था।
वो तो नटखट सी ही अच्छी लगती है, ऐसे भीगे लहजे में बात करती हुई तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। जवाहर अभी बात कर रहा था कि टूटू से पता चला कि कॉल बंद हो चुकी है। जवाहर ने जल्दी से कॉल मिलाई। पहली ही बेल पर कॉल कट की गई और दूसरी बार मिलाया तो सेल फोन ही ऑफ हो गया। जवाहर ने गुस्से से अपने बाल खींचे। पागल है, ऐसे कैसे सोच सकती है, और मेरी पूरी बात ही नहीं सुननी। जानती भी है कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा अहम है, फिर भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। अब कैसे मनाऊंगा पता नहीं, हवेली से कब वापस आएगी। भाई काम था जो बहन ने भी कसर पूरी कर दी है। जवाहर भड़बड़ाता हुआ बेड से खड़ा हुआ। अब नींद तो मुश्किल ही आनी थी, इसलिए सिगरेट का पैकेट उठाकर टेरेस पर गया।